हाय गाइस, मेरा नाम हिमांशु है और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जहां मैं कुछ बिजनेस आइडियाज ऐसे बताता हूं जिसके बाद होने के चांसेस बहुत कम है और बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। फील्ड में क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसके लिए आपको कम इन्वेस्टमेंट में हो या बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा हो तो भी आप कर सकते हैं। बस उसके अलावा आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए, वो है इसको करने की स्किल। तो वो भी कैसे सीखेंगे इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो गाइस, तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे एंड तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस कंटेंट आपके सामने लाता रहूँगा जिसमें बिजनेस के आइडियाज़ मैं शेयर करता रहूँगा। और एंड तक देखने से ये होता है कि यूट्यूब वाला वीडियोस को प्रमोट करता है और भी लोगों से। तो अगर आपको इस वीडियो से मदद मिलती है तो और भी लोगों को इस वीडियो से मदद मिल सकती है। तो गाइस, तो आज मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के बारे में, क्योंकि इसका स्केल इतना बड़ा है कि आप कितने भी काम कर लो, आपके लिए काम की कमी कभी नहीं होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ फैब्रिकेशन की, स्टील फैब्रिकेशन की। तो इसको स्केल इतना बड़ा है ये, तो मैं बताता हूँ कि फैब्रिकेशन में कितने सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, कि कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं, आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से आप किस फील्ड में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में आपका जैसे ट्रॉलीज हो गए ट्रैक्टर के, और एग्रीकल्चर में से एक्सकेवेटर हो गए, गड्ढा खोदने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सारे फैब्रिकेशन से ही बनते हैं। और दूसरा कंस्ट्रक्शन में तो आप जानते हैं कि दरवाजे, खिड़की या फिर शटर लगाने के काम, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में आते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। तीसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसे कि आप पोल लग रहे हैं, कहीं पे ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर के टैंक्स बनाने होंगे, तो इसके सबकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा। मैं खुद ट्रांसफार्मर के फील्ड से काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा है कि लोग 4-5 कंपनियां चला रहे हैं अलग अलग शहर में, लेकिन इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं हो रही है। और चौथा मैं जाऊंगा प्लांट्स एंड ईपीसी। अगर आपके पास सोर्सेज अच्छे हैं, पहचान से अच्छे हैं, आपके पास स्टाफ अच्छे हैं, तो आप प्लांट्स में ईपीसी का काम ले सकते हैं। ईपीसी मतलब कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। आपने डिज़ाइन करके दे दिया, आपने सब कुछ करके दे दिया, आपने कंस्ट्रक्शन भी कर दिया। जैसे प्लांट्स बनते हैं, न्यू टावर खड़े होते हैं, उसके लिए फैब्रिकेशन ही काम आता है। फिर पांचवा मैं बताऊंगा फैशन इंडस्ट्री। अब फैशन इंडस्ट्री में कैसे घुसें, तो जैसे कहीं भी मॉल्स बन रहे हैं, शोरूम्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे कपड़े हैंग करने के लिए ट्रे चाहिए, ट्रॉली चाहिए। आपने देखा होगा कहीं भी शॉपिंग मॉल्स गए होंगे, तो ये सारी चीज़ें फैब्रिकेशन से ही बनती, चाहे स्टेनलेस स्टील की हो चाहे एमएस की हो, लेकिन काम उसका फैब्रिकेशन का ही होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके पास काम की कमी नहीं है। इस काम में आप जितना आप दिमाग लगा सकते हैं, जितनी आप अपनी एफर्ट डाल सकते हैं, उतना आप काम कर सकते हैं, उतना ही इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, मैं तो रेलवे भूल गया। रेलवे एक ऐसा संभाग है जहाँ पे आप अगर एक बार एंटर कर लिए, किसी भी तरीके से कर लिए, उसकी वीडियो मैं किसी सीनियर से पूछ के बनाऊंगा। तो अगर आपने रेलवे में एंटर कर लिया तो आपके पास काम की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि आपने रेलवे स्टेशन हो या रेलवे ट्रैक्स हो या किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट हो, आपने सिर्फ एमएस का ही स्ट्रक्चर देखा होगा कहीं भी। ठीक है। तो ये तो हो गए, इसकी स्केल कितनी बड़ी समझ लिए। अब चालू करते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगी कोई बिजनेस को चालू करने के लिए और उसको कैसे ग्रो करें। ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। इन्वेस्टमेंट देखो, पैसा जितना ज़्यादा आपके पास होगा आपकी इनकम उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि बिजनेस में टिके रहने के लिए सिर्फ पैसा ही काम आता है, और जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा आप उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ज़्यादा रेवेन्यू होगा तो आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है। लेकिन एक इनिशियल होता है जिससे आप शुरू कर सकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ। एक फिगर मैंने एक अपने रिसर्च से पता किया था। तो सबसे पहले बताऊँ कंस्ट्रक्शन के बारे में, जहाँ पे दरवाजा, खिड़की वगैरह बनते हैं, उस अगर फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो उस फील्ड में काम करने के लिए आपको मिनिमम
2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि ये ऑर्डर बेसिस में काम होता है। आप पहले से कोई भी स्ट्रक्चर या डिज़ाइन बना के रखते नहीं, स्टोर नहीं करते हैं। ये आपका सारा ऑर्डर बेस पे काम होता है, जिसके लिए आपको सिर्फ 2 लाख रुपए आपके मटेरियल परचेज करने के लिए और कुछ स्टॉक आपके पास रखने के लिए और कुछ आपके इक्विपमेंट्स के लिए लगेंगे। लेकिन मैक्सिमम आप 20 लाख भी रखते हैं तो आप इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 20 लाख में आप 10 टन का काम हर महीने कर सकते हैं इजीली, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब 1 से 1.5 लाख रुपये आप हर महीने बचा लेंगे। फिर मैं बताऊंगा एग्रीकल्चर में आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि इसके में हर ट्रैक्टर की हर इक्विपमेंट की एक डिज़ाइन होती है जिसको आप प्रॉपर बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास मिनिमम 20 लाख रुपए तो होने चाहिए। मिनिमम 20 लाख रुपए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर स्टाफ रखे हैं तो आपके पास कम से कम 10-12 स्टाफ होंगे जिनको हर काम आता हो और हर अलग अलग काम कर सकते हो। कुछ कटिंग कर सकते हैं, कुछ वेल्डिंग कर सकते हैं, कुछ उसमें उसको फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 20 लाख रुपए का स्टॉक होना चाहिए। 20 लाख रुपए का स्टॉक प्लस आपके पास जितने इक्विपमेंट्स हैं तो मिनिमम आपके पास 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और मैक्सिमम तो आप 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा भी रख सकते हैं। और उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपके पास काम की कमी नहीं रहती। ठीक है, आपने 8-10 स्टाफ भी लगा लिया है, आपने उनको बता दिया कि एक डिज़ाइन का ही सामान आपको बनाना है, एक डिज़ाइन का ही ट्रॉली आपको बना के रखना है। भले आपके पास ऑर्डर 2 महीने बाद आ रहा है, लेकिन आपके पास काम तो रहेगा। आपने एक ही डिज़ाइन बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप दरवाज़ा, खिड़की या फ्रेम नहीं बना सकते। लेकिन एग्रीकल्चर के इस फील्ड में आप एक ही डिज़ाइन का आइटम बना के रख सकते हैं। ठीक, थर्ड है मेरा इलेक्ट्रिकल में भी आपका ऑर्डर बेस पे ही काम होता है। ऑर्डर बेस पे काम होता है क्योंकि ये काम गवर्नमेंट से रहता है और गवर्नमेंट से एक बार में बड़ा काम मिलता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, और उस कॉन्ट्रैक्टर से अगर आप 4-5 कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं तो आपके पास पूरे साल का एक अच्छा टारगेट हो जाएगा कि आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये भी ऑर्डर बेस्ड काम है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है क्योंकि इस फील्ड में मटेरियल आपको भले कैश में देना पड़ता है, लेकिन आपको मटेरियल पहले खरीद के बना के देना पड़ता है। ठीक है, अब चौथा मैं बात करूँगा प्लांट EPC। ये सबसे महंगा प्रोजेक्ट है इस फील्ड में, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो प्लांट्स में निकलते हैं वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, वो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो मिनिमम 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ से 50 करोड़, 100 करोड़ तक का प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन इसका अच्छा बात यह है कि आपको इसमें काम करने के लिए स्टाफ अगर आप रखते हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका होता है कि आप ITI के बंदे रख सकते हैं, डिप्लोमा के बंदे रख सकते हैं, जो अपने लिए अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे और बड़ा इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं तो बड़े मार्जिन वाले लड़कों को रखेंगे जिनको आप सैलरी अच्छे 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार तक दे सकें। तो इसमें लड़के टिके रहते हैं, आपके स्टाफ इसमें टिके रहते हैं, वो छोड़ के जाते नहीं हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा हो जाता है। 50 लाख से 50 करोड़ भी अगर आपके पास है तो भी कम पड़ जाएगा अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट पा गया तो अब मैं बात करूँगा फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री एक ऐसा मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है अभी इस फील्ड में, कि अगर आपने कोई भी माल बना कर रख लिया, 6 महीना नहीं सेल हुआ तो भी आपको लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके डिज़ाइन और स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि वो हर कोई नहीं बनाता। तो इसमें कंपटीशन कम है, लेकिन से लॉस होता है, वो लॉस होता है सिर्फ और सिर्फ स्टाफ की वजह से, सिर्फ और सिर्फ स्टाफ की वजह से कम है। क्योंकि हर जगह अगर मॉल मार्केट में आपके ट्रॉली से खड़े हो रहे, स्टैंडी खड़े हो रहे हैं, तो एक बार लगने के बाद वो ना तो ख़राब हो सकते हैं ना ही कुछ और, उसका तो वो कंटिन्यू चलता रहता है। पर ये भी ऑर्डर बेस में ही बनता है काम, क्योंकि इसके डिज़ाइन फिक्स नहीं होते हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि आप किस फील्ड में कितना काम कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, कोई भी व्यापार में प्रॉफिट कब होता है या लॉस कब होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू में। ठीक है,
रेवेन्यू में मैं क्यों बोल रहा हूँ, रेवेन्यू मतलब सेल्स, आपने कितना टारगेट आपने बनाया है, उस टारगेट को आपने अचीव किया है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। हर बिजनेस में प्रॉफिट फिक्स होता है और इस बिज़नेस में भी प्रॉफिट फिक्स होता है, लेकिन इस बिज़नेस में एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप जो भी स्टाफ रखते हैं वो आपके परमानेंट नहीं होते हैं कभी भी। आपने पास ऑर्डर हो गया है, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने ऑर्डर ले लिया है, ठीक है, आपको 10 दिन बाद मटेरियल सप्लाई करना है, लेकिन आपके पास स्टाफ चल नहीं है, आपके स्टाफ चले गए, छोड़ के चले गए या फिर किसी रीज़न से चले गए, तो ये बिजनेस पूरा डिपेंड करता है स्टाफ के ऊपर। मतलब स्टाफ मैं बताऊं तो जो जिसको आपने हायर करके रखा है वो अच्छे बंदे को हायर करके जो काम करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही रीज़न से लॉस होता है, वो लॉस होता है सिर्फ और सिर्फ स्टाफ की वजह से, सिर्फ और सिर्फ स्टाफ की वजह से। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि इस बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत सारे स्टाफ लगते हैं और वही इस बिज़नेस का ड्रॉबैक है। क्योंकि आज के डेट में इंडिया में भले ही काम की कमी हो, लेकिन काम करने वालों की भी कमी है। क्यों? क्योंकि लोग सीखने के बाद अपना खुद का काम चालू कर लेते हैं। और इस चीज़ से कैसे बचा जाए ये भी मैं एक टिप बताता हूँ आपको। आप हमेशा कैंपस हायरिंग के बारे में सोचें। कैंपस हायरिंग के बारे में नए नए ट्रेनिंग्स को रखिए, नए नए अप्रेंटिस रखिए, नए नए स्कीम निकालिए, जिससे कि भले ही 6 महीने या साल भर भी कोई यंग बच्चा टिका रहे, लेकिन उसके पास वो 3 महीने में काम सीख जाए और उस काम को सीखने के बाद वो अगले भले 7 महीने 8 महीने काम करे, लेकिन उससे पहले एक हायर और कर लीजिए, 1-2 हायरिंग और करके एक नया ट्रेनिंग सेशन बना लीजिए। तो इस तरीके से बड़ी कंपनियां काम करती हैं कि वो एक स्टाफ जो होते हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखते हैं, एक स्टाफ होते हैं जिनको एक ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं और एक स्टाफ रखते हैं वो अप्रेंटिसशिप में। अगर ट्रेनिंग पीरियड वाले लोग छोड़ के चले जाते हैं मिड वे में, तो अप्रेंटिसशिप वाले को एक प्रमोशन देके वो ट्रेनिंग पीरियड में ले आते हैं, जिससे वो भी हैप्पी, आप भी हैप्पी और आपका काम भी हैप्पी। तो इसमें ग्रो करने का बस यही एक फंडा है कि आप स्टाफ को मेंटेन करके रखिए, नहीं तो आपको बिजनेस से बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। क्योंकि ऑर्डर कैंसल्स भी होते हैं, जैसे आपने ऑर्डर समय में सप्लाई नहीं किया तो आपको नेक्स्ट टाइम से ऑर्डर भी मिलने बंद हो जाएंगे, और जो आपके पास ऑर्डर मिले हैं और उसको भी आपने टाइम पे सप्लाई नहीं किया तो सामने वाले पार्टी को नुकसान होगा, जो आपको भी बियर करना पड़ेगा। तो यही एक फंडा है इस चीज़ का, प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू जनरेट करने का, और रेवेन्यू जनरेट होता है स्टाफ से। तो ये पूरा खेल है आपका स्टाफ के बीच में। आपको बस स्टाफ को कैसे मेंटेन करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा हाउ टू ग्रो। ठीक है, पहले मैंने बताया कि इसका पूरा प्रॉफिट लॉस स्टाफ के बेस में रहता है। अब मैं बता रहा हूँ इसमें ग्रो कैसे करना है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक सीनियर के स्टाफ हो गए, एक ट्रेनिंग के स्टाफ हो गए, एक अप्रेंटिसशिप के स्टाफ हो गए। इन तीनों को आपको मेंटेन करने के लिए एक और मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा जो इन तीनों को मैनेज करे। अगर आप छोटे स्तर में कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप बड़े स्तर में कर रहे हैं जहाँ पे आपको कम से कम 8 से 10 स्टाफ लगने हैं परमानेंट, तो उस फील्ड में आप 2-3 अप्रेंटिसशिप रखिए, 2-3 आप ग्रेजुएट ट्रेनी रखिए, 2-3 आप सीनियर फील्ड के रखिए। और इसमें ये भी होता है कि ठेकेदारी वाला काम होता है, जिसमें ठेकेदार लेके आप वो ठेकेदार को ऑर्डर देते हो, सारा काम आपको करके देगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये होता है कि आपको मार्जिन थोड़ा सा कम बचता है, लेकिन आपका काम नहीं रुकता है, क्योंकि वो किसी दूसरे स्टेट से, दूसरे शहर से आपके पास आते हैं काम करने के लिए, और बाकी सारा टेंशन आप ठेकेदार का होता है स्टाफ के बेस में। तो बस यही एक फंडा है इसमें कैसे ग्रो करें। आप सारा अपना जो बिजनेस का मॉडल है या अपने पास रखिए, और जो प्रोडक्शन का फंडा है वो आप ठेकेदार को दे दीजिए। ठेकेदार बहुत जल्दी इजीली मिल जाते हैं, कहीं भी 10 रुपये 12 रुपये किलो में काम करने वाले, उससे ज़्यादा थोड़ा सा टफ काम है तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो आपकी वो जो एक एक्सपेंसेस है ना, खर्चे, वो आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं एक ठेकेदार को देने पे। बड़े बड़े कंपनियाँ ऐसे ही काम करती है प्लांट्स वगैरह में, जैसे L&T में मैंने काम किया है एक बार, तो वो भी इस तरीके से एक बड़े से ठेकेदार को हायर कर लेते हैं। उनके अंदर में इंजीनियरिंग वाले भी थे, डिप्लोमा वाले भी थे, ITI वाले भी थे,
ITI वालों को ज़्यादा मेहनत करके काम करना पड़ता था, डिप्लोमा वाले जो पेपर वर्क काम भी करते थे, और इंजीनियर जो इन दोनों को देखते थे, और जो ठेकेदार था वो अपने घर में काम करता था और अपने मतलब अपने रिलेटिव्स में, अपने कलीग्स के साथ काम करता था। उसके भी 2-3 जगह पे प्लांट्स में काम करने वाले टारगेट लगे हुए थे। तो इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं इस फील्ड में कि आप ठेकेदारी में काम करें। आप अपने पास बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ट्रॉली बनाना है आपको किसी ट्रैक्टर का, 2-3 बंदों का ठेकेदारी किसी दे दीजिए कि आपको हर महीने 5 ट्रॉली, 6 ट्रॉली, 10 ट्रॉली बना के हमको देना है। तो आप बस मार्केटिंग में काम करिए, बाकी प्रोडक्शन का काम पूरा ठेकेदारी का दे दीजिए। इस तरीके से आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं बस। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट टेंडर्स एंड EPC। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फील्ड है एक, जिसमें आप एक बार एंटर कर लिए तो आपको कभी भी आने वाले 2-3 पीढ़ी तक, अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तो आपको कभी भी किसी और नए बिजनेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि पहली बात तो गवर्नमेंट टेंडर्स की जो स्केल होती है बहुत बड़ी होती है। वो 2 करोड़ 5 करोड़ की स्केल नहीं होती है। वो अगर आपको किसी बिजनेस, किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड का, किसी भी प्रोजेक्ट का भी ऑर्डर मिलता है तो वो ऐसा ऑर्डर होता है जो आपको साल भर चले, साल भर, 2 साल, 3 साल का एक साथ चले। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट टेंडर्स में काम होता है। और EPC में मैंने पहले ही बात किया अभी कुछ देर पहले कि अगर आपने प्लांट्स में काम कर रहे हैं, किसी भी पावर प्लांट्स हो गया, किसी भी स्टील प्लांट हो गया, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, और वहाँ पे अगर आपको EPC मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी 4 साल, 5 साल, 10 साल तक इस तरीके से आपकी AMC या फिर आपकी कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, जिससे आपको एक अच्छा इनकम मिल सकता है। फिर इस फील्ड में मैं सबसे बेहतरीन चीज़ें बताऊंगा, व्हाट नॉट टू डू। इस फील्ड में क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना। तो अब मैं बात करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो इस टॉपिक का सिंपल से एकदम रूल है कि क्या नहीं करना है आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए। सबसे पहले बात, आपको कभी भी क्रेडिट में माल नहीं बेचना है, क्योंकि ये सारा पूरा बिजनेस है आपका कैश का, एडवांस पेमेंट का बिजनेस है। अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स में काम कर रहे हैं तो वो तो आपको क्रेडिट में जाएगा, बट आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या किसी भी अदर फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी भी मतलब आप थर्ड पार्टी बन के काम कर रहे हैं, तो आपको कैश में ही काम करना है, एडवांस में काम करना है। क्योंकि आपने MS का, स्टील का या फिर कोई भी आइटम का मटेरियल बना दिया, उसको बनाने के बाद आप घर में नहीं रख सकते हैं। आपके पास 75% या 50% का एडवांस पेमेंट आना चाहिए आपके हाथ में, तो ही आप अपने रॉ मटेरियल को कटिंग करके बनाइए। ठीक है, क्योंकि एक पार्टी का डिज़ाइन दूसरे पार्टी को नहीं चलता है, और दूसरे पार्टी का डिज़ाइन तीसरे पार्टी को नहीं बिकता है। तो ये एक बड़ा ही ड्रॉबैक है, और बड़े ही सावधानी से करना चाहिए। लालच में नहीं आना चाहिए कि भैया इतने बड़े अगर टारगेट है तो हम दे देंगे उधारी आपको 1-1.5 महीने का। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर उसने 1 महीने बाद भी अगर आपसे मटेरियल नहीं उठाया, आपने मान लीजिए बना के रख दिया 50 लाख का माल, 10 लाख का माल, 5 लाख का ही माल आपने बना के अपने पास रख लिया, और उसने बोल दिया कि अभी नहीं उठाऊंगा, 1 महीने बाद उठाऊंगा, जब उसके टेंडर्स के नंबर आ जाएंगे तो आप फंस जाएंगे बुरी तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर आपने एडवांस लिया है और आपने अपना माल 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में बना के रेडी कर दिया है, तो बेझिझक आपके पास पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सामने वाला पार्टी समझेगा। लेकिन आपको क्रेडिट में माल नहीं बेचना है, बिल्कुल नहीं बेचना है, घर में पड़ा रहे मंजूर है, लेकिन क्रेडिट में फैब्रिकेशन का काम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके मुझे बताना कि किस पॉइंट पे मैंने छूटा है अभी ये, जिसको मैं आपको साथ शेयर कर सकूं बाकी वीडियोस में। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।